Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 4th of class 10th economics and the name of chapter is globalization and the Indian economy. इससे प्रीवियस तीनों चैप्टर की वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, अपडेटेड प्लेलिस्ट में, क्योंकि ये प्लेलिस्ट एक बार ऑलरेडी बन चुकी है। तो बच्चों की डिमांड थी कि दोबारा लाइए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक या वो सब चीजें थी, तो वो इस वीडियो में कवर अप कर दी गई है। मतलब सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन? देखिए, ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम एक देश को दूसरे देश के साथ जोड़ते हैं या कई सारे देशों के साथ जोड़ते हैं, ताकि व्यापार को, कल्चरल एक्सचेंज को, लोग हमारे यहाँ आए, हम उनके यहाँ आए, ये सब चीजें क्या कर सकें, एक्टिविटी कंडक्ट कराई जा सके, उसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग शब्द का मतलब देखिए जोड़ने का, द कंट्रीज थ्रू ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब जब हम ग्लोबलाइज्ड होंगे, हम उनके साथ जुड़ेंगे, तो उनकी देश की कंपनियां हमारे देश में पैसा लगाएंगी और हमारे देश की कंपनियां उनके देश में पैसा लगाएंगी। तो इसी को ही क्या बोलते हैं हम, ग्लोबलाइजेशन। इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है? देखो, ग्लोबलाइजेशन के फायदे क्या है? ग्रेटर चॉइस। अब मान लो अगर हमारा देश दूसरे देशों से जुड़ा हुआ है, ग्लोबलाइज्ड है, तो जो इंडिया का कंज्यूमर है वो घर बैठे पूरी दुनिया में से कहीं से भी चीज खरीद सकता है और आसानी से उसके घर आ जाएगी। तो कंज्यूमर के पास चॉइस अवेलेबल है, उसके पास चॉइस ज्यादा है कि वो अपने देश से खरीद ले या दुनिया में कहीं से भी। और अगर हम ग्लोबलाइज्ड ना हो तो फिर हमारे पास चॉइस क्या होगी, सिर्फ अपने देश में से खरीदना है। तो पहला फायदा इसका यही है, ग्रेटर चॉइस एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स एट कंपिटेटिव प्राइस। और कंपटीशन भी बढ़ता है, क्योंकि सबको पता है कि अगर इंडियन मार्केट में रेट ज्यादा होंगे तो कंज्यूमर कहीं से भी खरीद लेगा एट कंपिटेटिव प्राइस एंड हेंस रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इसी प्रकार लोगों का क्या होता है, जीवन जीने का स्तर बढ़ जाता है। थ्रू एमएनसी का मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज याद रखिएगा, वो कंपनीज होती हैं जो एक से ज्यादा देश में व्यापार करती हैं। थ्रू एमएनसीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। अब वो लोग हमारे यहाँ आके पैसा लगाते हैं और हमारी देश की मल्टीनेशनल कंपनियां दूसरे देशों में पैसा लगाती है। तो इससे क्या होगा, जब वो हमारे यहाँ पैसा लगाएंगे तो हमारे देश में विदेशी मुद्रा आएगी, तो यानी हमारे देश का फॉरेन रिजर्व भी बढ़ेगा। और जब वो यहाँ पे पैसा लगाएंगे तो हमारे देश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इट हैज हेल्प टॉप इंडियन कंपनीज टू इमर्ज एज मल्टीनेशनल। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो टॉप इंडियन कंपनीज थी उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया और दूसरे देशों में भी बिजनेस करना शुरू किया, जिसकी वजह से वो मल्टीनेशनल कंपनी बन गई। क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनी प्रोवाइडिंग सर्विस, लाइक आईटी कंपनीज जो होती हैं ये आउटसोर्सिंग का काम करती हैं, मतलब जो दूसरे देशों को सर्विसेज देती हैं। कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनीज हेल्प अ लॉट ऑफ टू डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स। और जब हमारे देश का एक उद्योगपति दूसरे देश के उद्योगपतियों से जुड़ेगा तो उससे क्या होगा, हमारे देश का जो डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर की जो ग्रोथ होगी वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अब उसके पास ऑप्शन है कि उसका माल वो अपने देश में तो बेच ही रहा है, साथ में दूसरे देश में भी बेच सकता है। अब इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन के? ग्लोबलाइजेशन हैज फेल्ड टू मार्क इट्स इंपैक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुअर्टी को कम करने में ये क्या रही है, फेल रही है। क्यों? क्योंकि देखो, जब कोई एमएनसी आती है डेवलपिंग देश में, इंडिया जैसे देश में, तो वो क्या चाहती है कि भाई उसको एक लोकल कंपनी ऐसी मिल जाए जो उसको चीप से चीप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराए, जो चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब चीप से चीप लेबर तो जब भी प्रोवाइड होगी ना, जब मतलब कि कम एम्प्लॉय रखे जाएंगे और उनसे ज्यादा काम कराया जाएगा। तो इससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज होते हैं या जो एम्प्लॉयज होने चाहिए नंबर ऑफ क्वांटिटी में, वो कम हो जाते हैं और फिर जो बाहर निकाल दिए जाते हैं वो पुअर्टी में से ग्रस्त हो जाते हैं। अब पुअर्टी क्या होता है? पुअर्टी एक वो सिचुएशन होती है जिसके अंदर एक व्यक्ति अपने लिए इतना भी सक्षम नहीं होता कि वो अपने लिए रोजी रोटी कमा सके, उसको हम पुअर्टी बोलते हैं। ठीक है, इंडिया में ये लाइन 2100 कैलोरी मिनिमम कंजप्शन के टर्म में देखी जाती है शहर के व्यक्ति के लिए और 2400 कैलोरी गांव के व्यक्ति के लिए। और अगर हम इसको पर हेड में देखें तो 816 रुपए जो व्यक्ति महीने में कमा लेता है वो नॉन पुअर है, और जो 816 से कम कमाता है वो पुअर है। ये है रूरल एरिया में, और शहर के लिए ये लिमिट 1000 है। ग्लोबलाइजेशन बाउंड नेशन टू फॉलो। और इसको बेहतर समझने के लिए आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हमारी जो प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 4 है वो पूरा पुअर्टी पे ही निर्भर है, आप उसे देख सकते हैं और अच्छे से आपको डाटा के साथ ये समझ में आएगा।
ग्लोबलाइजेशन बाउंड नेशन टू फॉलो इंटरनेशनल रूल ऑर्गेनाइजेशन रूल्स। अब जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया भर के देशों के बीच में व्यापार देखती है, उसके अंदर कितने मेंबर हैं? टोटल 164 देश उसके मेंबर हैं। अब ये 164 देश जो हैं, इसमें डेवलपिंग देश भी हैं, पर इसका फायदा मेन कौन उठाते हैं? डेवलप्ड देश। डेवलप्ड देश क्योंकि WTO में मेजर कंट्रीब्यूटर है, और याद रखिएगा WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कंपटीशन का क्वेश्चन है। और 164 कंट्रीज उसके मेंबर हैं, पर मेनली जो मेजर कंट्रीब्यूटर होते हैं जैसे चाइना, USA, ये लोग अपने हिसाब से उसकी पॉलिसीज को मैनिपुलेट करते हैं और डेवलप्ड देशों को इसका फायदा पहुंचता है। और डेवलपिंग देशों के अंदर से क्या होता है, वो एक डंपिंग बन के रह जाते हैं। डंपिंग यार्ड वो होता है जब एक देश अपना माल दूसरे देश में बहुत कम दाम पे बढ़ता जाता है, जैसे चाइना हमारे इंडियन मार्केट में बढ़ता है। ग्लोबलाइजेशन हैज हेल्प्ड ओनली डेवलप्ड कंट्रीज। देखिए अगला पॉइंट यही है कि डेवलप्ड कंट्रीज को तो इसका फायदा पहुंचा, पर डेवलपिंग को इसका मेन फायदा नहीं पहुंचा। WTO क्या होता है? क्योंकि देखो डेवलप्ड देशों के अंदर मशीनें होती हैं, कैपिटलिज्म होता है, और वहां पे माल ज्यादा बनता है, पर डेवलपिंग देश में पैसा होता नहीं, मशीनें होती नहीं, तो वहां से ज्यादा क्वांटिटी में माल यहां आने लगता है, और यहां से वहां जा नहीं पाएगा। तो जब वहां से यहां आएगा और यहां से फिर बहुत सारा पैसा उनके देश में जाएगा, तो ये देश तो और गरीब हो जाएगा डेवलपिंग वाला, और वो और अमीर होता चला जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा, इसका पुराना नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। 1995 में इसका नाम बदल के WTO कर दिया गया था, और इसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। मेजर फंक्शंस क्या है WTO के? लेट अस सी। टू फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड, बोथ बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड। याद रखिएगा, बायलैटरल ट्रेड 2 देशों के बीच में होता है, और मल्टीलेटरल ट्रेड 2 देशों से ज्यादा देशों के बीच में होता है। थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर। अब देखो टैरिफ बैरियर क्या होते हैं? टैक्स लगा देना, कस्टम ड्यूटी ज्यादा लगा देना। और नॉन टैरिफ बैरियर्स में क्या आ जाता है? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, कोटा तय कर देना कि भाई ये सामान तो हम आपके देश से नहीं खरीदेंगे, तो अपने ही देश में बनाएंगे। इस तरह के बैरियर्स, तो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स आप याद रखिएगा। लेट अस सी फर्दर। टू एस्टेब्लिश अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग regime in which nation cannot place arbitrary restrictions on trade। कहने का मतलब है WTO इस तरह की जिम्मेदारी निभाता है कि अगर ये देश है, जब यहां से इसके देश में माल आ रहा है तो ये बहुत ज्यादा हैवी टैक्स लगा रहा है, और जब इसके देश से यहां जा रहा है ये कुछ टैक्स नहीं लगा रहा है, तो ये चीज को कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? WTO की, कि कोई भी देश ज्यादा होशियार ना बने। पर फिर भी हम देखते हैं कि WTO जैसी संस्थाएं किसके फेवर में काम करती हैं? आमतौर पर डेवलप्ड देशों के। टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड सर्विसेज, दुनिया भर के देशों में व्यापार बढ़े, प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़े, ये पक्का करना किसकी जिम्मेदारी है? WTO की। टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। अच्छा देखो, वर्ल्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिन पे पूरी दुनिया का हक है, पूरी दुनिया का अधिकार है, जैसे इंटरनेशनल सी, इंटरनेशनल एनवायरमेंट, ठीक है ना। और जो प्रकृति है आमतौर पर जो एक देश के या लोगों के कंट्रोल से परे है, जिसपे पूरी दुनिया का हक होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल और वर्ल्ड रिसोर्सेज। और एनवायरमेंट की रक्षा करना भी किसकी जिम्मेदारी है? WTO की। क्योंकि जो डेवलप्ड देश हैं जैसे अमेरिका, वहां पे पर कार्बन एमिशन, पर कैपिटा कार्बन एमिशन एक साल का 23 टन है। अब इंडिया जैसे देश में देखो तो वहां 2.4 टन है पर ईयर, तो हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है उसके देश के मुकाबले, पर फिर भी हमें WTO हमारे पे दबाव, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम पे दबाव बनाती है और उनको कुछ नहीं कहती है। क्यों? क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूटर वही है फंडिंग के। ड्रॉबैक्स क्या है WTO के? मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड होकर कहां से आता है? हमेशा डेवलप्ड देशों से। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ कैपिटलिज्म है, मशीनें हैं, तो वहीं से ही व्यापार, वहां से सामान ज्यादा बनेगा, और डेवलपिंग देश उनके लिए डंपिंग बन के रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग देश के अंदर फैक्ट्रीज ज्यादा बड़े स्केल में नहीं होती। डेवलपिंग कंट्रीज आर बीइंग चीटेड, और इनके साथ धोखा भी होता है डेवलपिंग देशों के साथ, एज दे आर फोर्स टू ओपन अप देयर मार्केट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, क्योंकि उन्हें जबरदस्ती अपने बाजार खोलने पड़ते हैं। एंड आर नॉट अलाउड एक्सेस टू मार्केट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, और आमतौर पर डेवलप्ड कंट्रीज उन्हें अपने बाजार में जगह नहीं देती, पर उनके बाजार में अपना माल डंप करती रहती है। MNCs
मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, इट इज द कंपनी दैट own कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। ठीक है ना, एक नेशन से ज्यादा जो दूसरे देश में वो करे, व्यापार करे एक से ज्यादा देशों में, दैट इज कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनी। द मेन गाइडिंग फैक्टर ऑफ एमएनसीज, एमएनसीज क्या चाहती हैं कि भाई उनकी लागत कम से कम हो ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सके। क्लोजनेस ऑफ प्रोडक्शन यूनिट टू द मार्केट, और ये हमेशा उन देशों में ऑपरेट करती है जहां पे इनका माल बनने के बाद भी तुरंत बिक जाए। जैसे इंडिया जैसा देश इन एमएनसीज के लिए बहुत बड़ा बाजार है, और ये उन देशों में ऑपरेट करती हैं जहां पे गवर्नमेंट पॉलिसीज इनके फेवर में हो ताकि इन्हें आसानी रहे माल बेचने में, बनाने में। पार्टनरशिप कर लेती हैं लोकल कंपनीज के साथ, ताकि क्योंकि देखो लोकल कंपनीज ने पहले ही अपना वहां पे उस बाजार में सेटअप कर रखा है। अब अगर ये आके वहां सेटअप करेंगे तो बहुत टाइम खर्च होगा, तो ये कंपनियां इनसे टाई अप कर लेती हैं और उनको क्या मिल जाता है, एक बना बनाया बाजार मिल जाता है। यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज, और आमतौर पर छोटी कंपनियों को उपयोग करती हैं। किस लिए लिया, लोकल कंपनीज को जो पहले से ही वहीं पे है अपने सामान को बेचने के लिए, बनाने के लिए। और इससे इनका एक फायदा क्या है कि जब लोकल कंपनी उनके साथ मिलकर काम करेगी तो फिर उनके कंपटीशन में भी नहीं रहेगी। MNCs are exerting a strong influence on production at these distant location, so they may reduce their cost of factor of production। और आमतौर पर ये इन्हीं जगहों पर जाती है जहां पर ये सब चीजें इनको मिल जाती है। क्यों, क्योंकि इनसे उनकी लागत क्या होती है, कम होती है। इफेक्ट ऑफ एमएनसीज ऑन पुअर वर्कर, अब पुअर वर्कर्स पे क्या है इसका इफेक्ट, देयर जॉब्स आर नो लॉन्गर सिक्योर। क्यों, क्योंकि एमएनसी का मेन मोटो क्या रहता है कि उसकी लागत मिनिमम से मिनिमम आए। तो अब मिनिमम से मिनिमम कब आएगी, जब वर्कर्स को निकाला जाएगा और थोड़े वर्कर्स को रखकर उन्हीं पे ही एक्स्ट्रा काम करवाया जाएगा। मैनी ऑफ द वर्कर लॉस्ट देयर जॉब, और यही परिणाम है कि बहुत सारे वर्कर्स की नौकरियां भी क्या होती हैं, चली जाती हैं। देयर वेजेस एंड रिम्यूनरेशन आर वेरी लो, और एमएनसीज में आमतौर पर वर्कर्स का रिम्यूनरेशन और वेजेस क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं। दे हैव टू डू मोर वर्क एंड सिचुएशंस आर नॉट गुड सो गुड, और उन्हें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और कंडीशंस भी या सिचुएशंस भी उनके फेवर में नहीं होती। बेसिक फैक्टर्स ऑन विच एमएनसी सेटअप द प्रोडक्शन, और आमतौर पर किन फैक्टर्स पे एमएनसी एक लगती है, देखो बाजार अवेलेबल हो, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर सस्ते रेट पे मिल जाए तभी एमएनसी को ज्यादा फायदा होगा। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो अदर होते हैं, देखो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, याद रखिएगा। तो ये जहां भी उन्हें सस्ते मिलेंगे एमएनसी वहीं पे ही सेटअप करेगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल हो तो वो उन्हें और ज्यादा आसानी रहेगी अपना बाजार सेटअप करने में या क्रियाएं करने में। सम इंडियन कंपनीज जो एमएनसी बनी, जैसे टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल्स में, रेनबैक्सी इन मेडिसिन, एशियन पेंट इन पेंट्स में, इन्फोसिस इन आईटी में, और सुंदरम फास्टनर्स इन नट एंड बोल्ट्स में। ये कंपनीज आज के दौर में इंडियन कंपनीज हैं और एमएनसीज भी हैं। ये कई सारे देशों में अपना व्यापार करती है। सोशल वैल्यूज विच प्रमोट ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन प्रमोट वर्ल्ड ब्रदरहुड, पर ग्लोबलाइजेशन की वजह से देखो जब एक देश के लोग दूसरे देश में घूमने जाते हैं, वहां के कल्चर को समझते हैं, कल्चरल एक्सचेंज होता है, लैंग्वेज एक्सचेंज होता है, इवन ट्रेडिशनल एक्सचेंज होता है, तो इससे ब्रदरहुड भाईचारा बढ़ता है, और ये ग्लोबलाइजेशन का एक अच्छा पॉइंट है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है। आज भारत का नागरिक दुनिया भर में कहीं पे भी जाके नौकरी कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, मेन पॉइंट तो देखो रह ही गया, ग्लोबलाइजेशन इंडिया में मेन आया कब था, 1991 में, जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए। और कौन लाया था इनको, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो भारत के 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री भी रहे। वो 1991 में भारत के वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वो लेके आए थे इसको, LPG पॉलिसी को, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, आप याद रखिएगा। ग्लोबलाइजेशन एनकरेज यूनिटी एंड इंटीग्रेशन अमंग फॉलोइंग नेशन, और देखो जब देश एक दूसरे से व्यापार करना शुरू करता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप अपने पड़ोसी के यहाँ कुछ अच्छा बना तो वो देने जाते हैं, या उनके यहाँ कुछ अच्छा बना तो वो आपके यहाँ देने आते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके और उनके बीच में यूनिटी बढ़ेगी। सेम इसी तरह कंट्रीज, जब एक कंट्री दूसरे देश से व्यापार करती है, उसके यहाँ कल्चरल या फिर हमारे नेता डिप्लोमेट्स जाते हैं, उनके डिप्लोमेट्स आते हैं, तो उससे देश के अंदर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बढ़ती है। ग्लोबलाइजेशन हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंज, उनके लोग हमारे यहाँ घूमने आते हैं और हमारे लोग उनके यहाँ घूमने जाते हैं। तो
ठीक है गाइज, यहाँ पे ये ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपका कोई भी ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड पॉइंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। और इस चैप्टर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। देखिए गाइज, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बस थोड़ा सा आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस वीडियोस का फायदा उठा सकें। और आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं फर्दर चीजें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमें बहुत खुशी होगी आपके सवालों के जवाब देने में। और अगर आपके पास कोई नया पॉइंट है इससे रिलेटेड तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप वो हमसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।